Good morning, dear student. Today we will discuss magnetic field direction and Biot-Savart law. सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी नहीं आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं, किस तरीके से हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट, अगर आपका क्रॉस कहीं पर बना हुआ है प्लेन पर, तो क्रॉस मीन्स होता है हमारा कि जो किसी की भी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इस प्लेन के इनवर्ड है। किधर है? इनवर्ड डायरेक्शन में है हमारा। कहने का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। इसका मतलब है जो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और डॉट मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन आउटवर्ड। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर हमारा वेक्टर ए इस साइड में गिवन है और वेक्टर बी इस साइड में गिवन है और इसका एंगल है थीटा, तो हम देखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड लेते हैं और फिंगर और थम्स को परपेंडिकुलर करते हैं, और फर्स्ट वेक्टर की साइड में जो वेक्टर हमें दे रखा है फर्स्ट वेक्टर, उस वेक्टर की साइड में हम फिंगर को इंडिकेट करते हैं, और जो सेकंड वेक्टर है उस डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल करते हैं। तो थंब की जो डायरेक्शन होती है वही हमें रिप्रेजेंट करती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन। इसमें देखते हैं, इस वेक्टर ए है तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में अलोंग करेंगे हम फिंगर को, और फिंगर को कर्ल करेंगे वेक्टर बी की डायरेक्शन में, वेक्टर बी की डायरेक्शन। तो थंब हमारा किधर जा रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ऑफ द प्लेन। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वेक्टर ए क्रॉस बी की, वो परपेंडिकुलर प्लेन होगी, और किधर? आउटवर्ड डायरेक्शन में। जैसे सपोज दैट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो किस तरीके से करेंगे? क्रॉस का मतलब क्या है? इनवर्ड। तो फिंगर को कहाँ करेंगे? इनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, और हमारा वेक्टर भी किधर है? इस साइड में। तो इसको हम ऐसे कर्ल करेंगे। जब इस तरीके से कर्ल करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इस साइड में आएगी। सपोज दैट अगर क्रॉस है यहाँ पर, तो कहने का मतलब वेक्टर ए ये हो गया हमारा और वेक्टर बी ये हो गया। तो वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी, तो इसकी डायरेक्शन किधर? अगर ऐसे है, अगर इसे देख लेते हैं, सॉरी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो थंब हमारा इस साइड में जा रहा है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी इस तरीके से, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आवश्यक है, उसको पढ़ने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। सपोज दैट अगर वेक्टर बी ये है हमारा और वेक्टर ए ये है, अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए हमारा ये है, तो फिंगर को इस तरीके से वेक्टर ए के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, और बी की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, तो इस तरीके से इसको कर्ल करेंगे। तो थंब हमारा किधर जा रहा है? इस साइड। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से होगी। अब हम देखते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, ये हमारे दो साइंटिस्ट हैं, एक बायो और दूसरे सेवर्ट। तो बायो-सेवर्ट ने क्या बताया था? एक लॉ दिया, उन्होंने बोला, देखिए बायो-सेवर्ट लॉ से पहले एक साइंटिस्ट थे ऑस्टर्ड। तो ऑस्टर्ड ने बताया था अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक
फील्ड। तो कहने का मतलब अगर कोई करंट कैरिंग वायर इस तरीके से है, अगर इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो इसके जो आसपास जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी बेस पर बायो-सैवर्ट लॉ है हमारा। एक्स वाई करंट कैरिंग वायर, और इसमें हमारी करंट आई फ्लो हो रही है। तो इसका एक स्मॉल एलिमेंट्स ले लेंगे, डी एल। अब इस डी एल एलिमेंट के द्वारा किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्मूला फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर एक पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू एलिमेंट डी एल। जब एलिमेंट हमारा स्मॉल है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। अब इसमें आगे जाकर के हम बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे इसको जब फार्मूला निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, तो इस DL के लिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो हमारा जो है कई फैक्टरों पर डिपेंड होता है। अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ करंट कैरिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो फर्स्ट फैक्टर्स क्या है हमारा, जो मैग्नेटिक फील्ड है dB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी करंट, जो करंट कैरिंग वायर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू करंट कैरिंग वायर। सेकंड क्या होगा, dB प्रोपोर्शनल dA। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एलिमेंट dl ऑफ द करंट कैरिंग वायर XL। थर्ड क्या होगा हमारा, dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा between DL and joining line और फोर्थ हमारा क्या होगा, dV प्रोपोर्शनल 1/r²। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एलिमेंट DL एंड पॉइंट P। Combining four equation, dB proportional I dl sin theta upon r²। dB इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे या शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी μ0/4π I dl sin theta upon r²। μ0/4π is a constant। Oh, what is μ0? What is μ0? Permittivity of free space। Permeability of free space। μ0 इसका होता है हमारा 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, हमने देखा जो फॉर्मूला निकल गया है हमारा, dB = μ0/4π I dl sin theta upon r²। इसका जो वेक्टर फॉर्म है, तो B एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें वेक्टर लगाएंगे। μ0/4π कांस्टेंट है, ये स्केलर क्वांटिटी है, I भी स्केलर है। अब इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा dl वेक्टर क्रॉस r अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब। तो जो ये एंगल होता है, एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ डी एल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डी एल वेक्टर along द करंट, जो हम डी एल वेक्टर की जो डायरेक्शन लेते हैं वो करंट के एलोंग लेते हैं। अगर करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो डी एल वेक्टर की को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं magnetic field due to current carrying wire या infinite wire। सपोज हमारा एक्स वाई करंट कैरिंग वायर है, इससे स्मॉल डिस्टेंस डी पर एट पॉइंट पी फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर का जो वाई एंड है, सपोज कर लेते हैं ये θ1 एंगल ड्रॉ हो रहा है और एक्स का पी पर θ2। अब बायो सेवर्ट लॉ जो बना है वो स्मॉल एलिमेंट्स के लिए बना है। जब हमने स्मॉल एलिमेंट्स डी एल लिया था तो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया था हमारा डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बाई डिस्टेंस पर जाकर एक एलिमेंट्स ले लेते हैं डी बाई, और ये एलिमेंट्स जो है पी पॉइंट पर थीटा एंगल बनाना है हमारा। अब इस वायर के कारण इस पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एक्स वाई करंट कैरिंग वायर। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसके सिमेट्रिक। अगर हम देखते हैं, अगर हमारा ये पी पॉइंट है और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमारी स्मॉल डी है, और ये जो स्मॉल एलिमेंट्स है यहाँ से बाई डिस्टेंस पर है, और जो एलिमेंट्स है ये वाला पी पर कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, इसको हम डी थीटा ले लेते हैं क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट्स है तो स्मॉल ही एंगल ड्रॉ होगा। तो ये एंगल कितना है हमारा डी थीटा, और जो एलिमेंट्स जो है यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं एम, तो ये स्मॉल एलिमेंट्स एम पी लाइन से थीटा एंगल बनाए। तो ये बाई है और ये पॉइंट पी है, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा बाई, और ये एम पी, देखिए एम पी और स्मॉल एलिमेंट्स। तो ये यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट्स की डिस्टेंस कितनी है बाई, और एम से पी की डिस्टेंस कितनी है डी। अब अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, अगर इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो अब देखो इसमें डायरेक्शन क्या होगी, टी एल की डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन में, और पॉइंट पी है। जब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से करेंगे डी एल क्योंकि डी एल वेक्टर क्रॉस आर था हमारा, तो आर तो हमारा ये हो जाएगा, तो क्या होगा डी एल क्रॉस आर, तो किधर होगी इनवर्ड डी एल क्रॉस आर। तो यहाँ पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या होगा, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना करंट फ्लो हो रहा है आई, और किस एलिमेंट से, ये एलिमेंट्स कितना है डी बाई साइन। अब देखिए जो एंगल जो आता है वो
ऑलवेज इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था, तो डी एल की डायरेक्शन इस तरीके से थी, तो डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच जो एंगल था वो हम थीटा लेते हैं। अब देखो ये हमारा थीटा है, ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, और हमें एंगल कौन सा लेना है डी वाई से आर का, ये हमारा आर है, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। जब हम आर को फाइंड करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डी सेक थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एंगल में 90 प्लस थीटा, अपॉन क्या होता था एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना हमारा डी सेक थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी सेक थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक बाई है और एक थीटा है, तो हम डी वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू बाई अपॉन डी, तो यहाँ से बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टेन थीटा। अब हम क्या करते हैं इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो बाई का कितना होगा डी वाई इक्वल टू डी टेन थीटा का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा, तो डी वाई इक्वल टू हमारा आ गया डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दिस वैल्यू इज पुटिंग इन इक्वेशन, जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या बनेगा हमारा कोस थीटा, अपॉन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या बचेगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी। अब हमने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया है एक पॉइंट पी पर, किस वेरिएबल के फॉर्म में थीटा के फॉर्म में। अगर हमें इस करंट कैरिंग वायर से कंप्लीट वायर से यहाँ पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखते हैं इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं। तो इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी। अब देखिए जो ऊपर से जो एंगल लिया गया है ये वाला एंगल कितना है हमारा थीटा 1, और ये कितना है थीटा 2, तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी थीटा 2 थीटा 1। ये हमारा परपेंडिकुलर से नीचे है डाउनवर्ड है, तो इसे माइनस में लेंगे, तो माइनस थीटा 2 थीटा 1, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, ये हमारा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 थीटा 1 कॉस थीटा डी थीटा, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा लिमिट कितनी है थीटा 2 थीटा 1, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। हम लिमिट पुट कर देंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस करके लोअर लिमिट जिसका इंटीग्रेशन हुआ है। अब देखिए साइन थीटा मतलब जो वेरिएबल है, तो क्या होगा हमारा साइन थीटा की जगह अपर लिमिट थीटा 1 माइनस साइन लोअर लिमिट माइनस थीटा 2, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा 1 माइनस, अब देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस प्लस साइन थीटा। एक इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2।
अब हम इसमें देखते हैं, इसमें दो केस बनते हैं हमारे। अब दो केस वो क्या हैं वो देखते हैं। अब हम देखते हैं केस फर्स्ट, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो कहने का मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर इस तरीके से होगा। ये डिस्टेंस हमारी d है और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। तो θ1 हमारा कितना हो जाएगा 90 और θ2 कितना हो जाएगा हमारा 0। हमेशा याद रखना, जो करंट कैरिंग वायर होता है और जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है, उस पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसकी डिस्टेंस हम कुछ भी ले सकते हैं dr। फिर वायर का फर्स्ट एंड जितना भी उस पॉइंट पर एंगल बना रहा है θ1, और दूसरा वाला जो भी बना रहा है θ2। तो कहने का मतलब जो θ1 जो होता है वो परपेंडिकुलर से ऊपर वाला होता है, जो θ2 होता है वो परपेंडिकुलर से नीचे वाला एंगल होता है। तो कहने का मतलब अब हम देखते हैं, इसमें जो इनफाइनाइट वायर हो जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा 90, और ये वाला वायर इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है 0। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, B = μ0/4π I/d sin θ1 + sin θ2। वैल्यू पुट कर दीजिए θ1 एंड θ2 की। μ0/4π I/d sin θ1 sin 90, sin θ2 sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो एक सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0/4π I/d। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट वायर के लिए। केस सेकंड, इनफाइनाइट वायर। केस सेकंड, इनफाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट वायर में क्या होंगे, जो दोनों एंड जो हैं, ये x हो गया और ये हमारा y, और यहाँ पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है जो y से t डिस्टेंस पर है। तो ये वाला एंड जो इस पर एंगल बनाएगा वो कितना होगा θ1 = 90। इसी सिमिलरली ये वाला कितना होगा θ2 = 90। फॉर्मूला क्या हमारा, B = μ0/4π I/d sin θ1 कितना 90 प्लस sin θ2 कितना 90। इसकी वैल्यू हमारी 1, इसकी वैल्यू हमारी 1। तो B = μ0/4π I/d 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ μ0/4π 2I/d। थैंक यू स्टूडेंट।